हेलो स्टूडेंट्स, बेटा टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम नॉर्मली माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट टॉपिक हम ये करते हैं। टॉपिक का नेम है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड वाले टॉपिक में हमने कितने सारे ये ब्रॉड चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने कितने सारे टॉपिक स्टडी करने हैं, मीनिंग ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, वाई डज डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड, ये सारे जो टॉपिक्स हैं 2, 4, 6, 8 ये इसी के अंडर ही आते हैं। ये पूरा ये चैप्टर है, चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम आज ये टॉपिक शुरू करने लगे हैं। फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड का मीनिंग क्या है? मांग का, डिमांड को ना हिंदी में बोलते हैं मांग, पंजाबी में बोलते हैं मांग। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग समझाने से पहले मैं आपको 3 वर्ड्स लेंगे हम, डिज़ायर, वांट एंड डिमांड। मैंने ना कुछ एक चीज़ें पहले ही लिख के रखी हैं ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना बने। डिज़ायर, वांट एंड डिमांड 3 वर्ड्स आपने लाइफ में कई बार बच्चे सुने होंगे। तो आम तौर पे हम तीनों का सेम मीनिंग लेते हैं, डिज़ायर, वांट एंड डिमांड का। बट इकोनॉमिक्स में इन तीनों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है। तो इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज एक रिक्शा पुलर है, वो एक कार ख़रीदने की इच्छा रखता है और कार की प्राइस जो है वो है 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख की कार है, उसके पास इच्छा है बट कार खरीदने के लिए 10 लाख रुपए नहीं है। तो ये हमारी डिज़ायर है, इसको हम डिज़ायर कहते हैं। यानी कि डिज़ायर बच्चे क्या चीज़ हुई? डिज़ायर का मतलब है जब हम कुछ ख़रीदना चाहते हैं बट उसको ख़रीदने के लिए हमारे पास पैसे ना हो। एक रिक्शा पुलर है, उसके पास 10 लाख रुपए नहीं है बट वो 10 लाख की कार ख़रीदना चाहता है, उसको हम डिज़ायर कहते हैं। फिर उसके बाद सेकंड टर्म है बच्चे वांट। वांट मैं समझाता हूँ आपको। सपोज रिक्शा पुलर कार खरीदना चाहता है 10 लाख की, उसके पास 10 लाख रुपए तो हैं बट वो उन रुपीज़ को कार पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है 10 लाख रुपए कार पे खर्च करके मैं क्या करूँगा, इससे बेटर है कि मेरा घर नहीं है, मैं घर बना लेता हूँ, है ना। तो वो 10 लाख रुपए कार पे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, इसको हम कहेंगे वांट। ठीक है, मतलब इसमें हमारे पास इच्छा भी है, पैसा भी है, बट पैसे को खर्च करने के लिए हम रेडी नहीं हैं। ये हो गई वांट। डिमांड क्या होती है? ये जो वांट हमारी डिमांड तभी बनेगी जब हम उस पैसे को कार पर खर्च करने के लिए तैयार भी हैं। ठीक है बेटा, कि हाँ अगर हमें 10 लाख की कार मिल रही है, वी आर रेडी टू स्पेंड दैट मनी ऑन कार, दैट दिस इज़ कॉल्ड एज डिमांड। ठीक है, तो अब तीनों का मीनिंग क्लियर हो गया। डिज़ायर क्या होती है कि हमारे पास सिर्फ इच्छा है, पैसा नहीं है उस इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए। वांट में इच्छा भी है, पैसा भी है, बट हम उस पैसे को खर्च करने के लिए रेडी नहीं हैं। डिमांड में क्या हुआ? इच्छा भी है, पैसा भी है और हम उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार भी हैं। इसका मतलब डिमांड क्या हुई? फिर डिमांड का मीनिंग क्या हम बना सकते हैं? इंग्लिश में लिखता हूँ, डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए commodity that a consumer is willing to purchase, मतलब इच्छा है, able to purchase मतलब पैसा भी है, and ready भी है, ready to purchase at a particular प्राइस एंड गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब डिमांड किसी भी वस्तु की वो मात्रा है जिसको खरीदने के लिए कंज्यूमर के पास इच्छा भी है, पैसा भी है और वो उस पैसे को खर्च करने के लिए रेडी भी है। ठीक है, मतलब डिमांड इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी
दैट a consumer is willing to purchase, able to purchase and ready to purchase at a particular price at given time period। ठीक है, क्लियर होगा ना। मतलब रिक्शा पुलर अगर कार खरीदना चाहता है तो उसकी डिमांड नहीं है, वो सिर्फ इच्छा है। बट अगर उसके पास पैसा है पर पैसे को खर्च करने के लिए तैयार नहीं है कार पर, तो वो उसकी वांट है। डिमांड क्या है? जब इच्छा भी है, कार खरीदने की इच्छा भी है, पैसा भी है और उस पैसे को वो खर्च करने के लिए रेडी भी है, तभी वो हमारी डिमांड बनती है। क्लियर बच्चे? डिमांड का मीनिंग क्लियर हो गया ना। हाँ, इकोनॉमिक्स में डिमांड का ये मीनिंग है। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये मैंने उसका मीनिंग लिखा था लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम कोमा देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इस चीज़ का मीनिंग मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का मीनिंग मैं आपको बाद में समझाता हूँ। पहले सिंपल ये बता दूँ, देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स मतलब उल्टा रिलेशन है ना। कि जब किसी कमोडिटी की, किसी वस्तु की कीमत प्राइस कम होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाती है, और प्राइस जब बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। होता है ना ऐसे बेटा। जब मान लीजिए प्याज, अनियन सस्ता हो गया तो हम अनियन की डिमांड बढ़ा देंगे, और अनियन अगर महंगा हो गया, 100 रुपये किलो से 150 रुपये किलो हो जाए तो हम उसकी डिमांड को कम कर देंगे। ये लॉ ऑफ डिमांड है। इसको मांग का नियम, इसको मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस और डिमांड में उल्टा संबंध है ना। ये हमें पता ही है ना बेटा, ये तो सिंपल चीज़ है, हम लाइफ में यूज़ करते ही है ना। टमाटर अगर महंगे हो जाए हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, टमाटर अगर सस्ते हो जाए उसकी डिमांड को हम ज़्यादा कर देते हैं, है ना। तो ये लॉ, इसको हम देखो इकोनॉमिक्स में हमने आपको नई चीज़ नहीं बताई, ये पुरानी चीज़ है, आप यूज़ करते हो, है ना। कीमत के कम होने से डिमांड बढ़ती है और कीमत के बढ़ने से डिमांड कम होती है। और ये तभी लॉ लागू होता है इफ़ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम मतलब बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहें, मतलब इसको हम अजम्पशंस बोलते हैं। इस लॉ की कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या होती हैं? किसी चीज़ को सिंपल ढंग से समझाने के लिए हम अजम्पशंस लेते हैं। और ये लॉ ऑफ डिमांड तभी लागू होगा अगर कंज्यूमर की इनकम, इसमें हम मानते हैं कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज ना आए, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, संबंधित वस्तु की कीमत में कोई चेंज ना आए। संबंधित वस्तु मतलब कैसे होती हैं? जैसे कोक एंड पेप्सी दोनों संबंधित वस्तुएं हैं, कम्पिटिटिव कमोडिटीज़ हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे की। संबंधित वस्तु की कीमत में कोई चेंज ना आए, कंज्यूमर के टेस्ट एंड हैबिट्स में कोई चेंज ना आए, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, कि भविष्य में कीमतों के चेंज होने का कोई भी ना हो, एक्सपेक्टेशंस ना हो। एक्सपेक्टेशंस के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ये है एक्सपेक्टेशंस। नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, ये लॉ की अजम्पशंस है। ठीक है, लॉ क्लियर हो गया। क्या लॉ बताता है? सिंपल, कि जब कीमत कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ेगी और डिमांड कम हो जाएगी, है ना। सिंपल है ना। नो, इस लॉ को हमने इस वर्डिंग से, इस टेक्स्ट से एक्सप्लेन कर दिया। अब इस एक्सप्लेनेशन को हम इस लॉ की एक्सप्लेनेशन को डिटेल में करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इस लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे। एक तो डिमांड शेड्यूल यूज़ करेंगे और दूसरा डिमांड कर्व यूज़ करेंगे। तो पहले हम डिमांड शेड्यूल यूज़ करते हैं। डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल क्या होता है? टेबल, जैसे टेबल बनता है ना, जैसे अलग हम टेबल कोई बनाते हैं किसी चीज़ का, मान लीजिए जैसे ईयर 1980
81-82 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, मान लीजिए 90 करोड़, 95 करोड़, 98 करोड़। तो ये इसको हम एक टेबल बोलते हैं। तो पहले हम लॉ ऑफ डिमांड को डिमांड शेड्यूल यानी कि एक टेबल के साथ शो करेंगे। ठीक है, ऐसा टेबल होता है। टेबल दो तरह का है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? जो एक पर्सन की डिमांड को शो करता है कि, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या बताता है? एक कमोडिटी की अलग अलग प्राइसेस पर एक कंज्यूमर कितनी डिमांड करता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमने बना लिया। मैंने पहले ही बना के रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ये देखिए, इस टेबल के दो कॉलम हैं। पहले कॉलम का हेडिंग है प्राइस, दूसरे का है क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए, प्राइस अगर कमोडिटी की, मान लीजिए पेन है, 5 रुपये है पेन की प्राइस, तो हम एक पेन खरीदते हैं। प्राइस कम हो के 4 रुपये हो जाए तो हम 2 पेन खरीदते हैं। प्राइस और कम हो जाए, डिमांड और बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस फॉल कर रही है और डिमांड बढ़ रही है। चीज़ सस्ती हो रही है, हम उस चीज़ को ज़्यादा खरीद रहे हैं। ठीक है बेटा, ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एक ही पर्सन का शेड्यूल बनाया, टेबल बनाया हमने। दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या शो करता है कि एक कमोडिटी की अलग अलग प्राइसेस पर मार्केट के सारे कंज्यूमर्स कितनी डिमांड करते हैं। ठीक है, मतलब एक पेन जो 5 रुपये है, उसकी जो प्राइस 5 रुपये पर ए कंज्यूमर 1 पेन खरीदता है, बी कंज्यूमर 2 खरीदता है, सी 3 खरीदता है, डी 4 खरीदता है। तो टोटल मार्केट की डिमांड होगी 4, 3, 7, तो 9, 1, 10। मतलब प्राइस 5 है और डिमांड जो है वो 10 यूनिट्स है, 10 पेन खरीद रहे हैं। ठीक है, ये मार्केट डिमांड है। इसको जब सारे कंज्यूमर की डिमांड को एक टेबल में शो कर देंगे, वो मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। ठीक है, और इसी को भी हम एक टेबल बना से शो करते हैं। और टेबल में बेटा हम सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ 2 ही कंज्यूमर्स हैं। सिंपली ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए हम ये मान रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ 2 कंज्यूमर हैं, ए है और बी है, सी कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, तो सी कंज्यूमर नहीं है। तो प्राइस 5 पर अगर एक की डिमांड, कंज्यूमर एक की डिमांड 1 यूनिट है, बी की 2 यूनिट है, तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी हो गई? 3। ठीक है, तो इसको हम एक टेबल के साथ शो कर देते हैं मार्केट डिमांड को। ये मैंने टेबल अगले पेज पे ये बना दिया। प्राइस 5 पे ए कंज्यूमर कर रहा है, 1 पेन खरीद रहा है, डिमांड कर रहा है, बी 2। तो टोटल मार्केट डिमांड होगी 1 + 2 = 3। 4 रुपये अगर प्राइस कम हो जाए पेन की, ए अपनी डिमांड बढ़ा के 2 कर देता है, बी अपनी डिमांड 4 कर देता है। टोटल मार्केट डिमांड हो गई 6। 3 रुपये पर 3 और 6 यानी कि टोटल 9। 4 रुपये पर 12, 2 रुपये पर 12 यूनिट्स, 1 रुपये पर 5 और 10 15। ये मार्केट डिमांड हो गई। ठीक है बेटा, इसको मार्केट डिमांड बोलते हैं। क्लियर हो गया? हमने क्या एक्सप्लेनेशन कर रहे थे ना लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड को हम डिमांड शेड्यूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं और डिमांड कर्व से। पहले हमने डिमांड शेड्यूल से एक्सप्लेन करना शुरू किया। डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो कि 2 तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल सिर्फ एक ही कंज्यूमर की डिमांड को शो करता है कि एक कंज्यूमर, एक व्यक्ति वस्तु की अलग अलग कीमतों पर कितनी कितनी डिमांड करता है। और मार्केट डिमांड क्या करता है कि एक वस्तु की अलग अलग कीमतों पर सारी मार्केट के कंज्यूमर कितनी टोटल डिमांड करते हैं। इसको भी हमने एक टेबल से बनाया, समझाया। उस टेबल में हमने सिंपल ढंग से समझाने के लिए ये अज्यूम किया, ये माना कि 2 ही कंज्यूमर हैं, ए और बी, सी डी वगैरह हमने नहीं लिए। तो ये मार्केट डिमांड शेड्यूल का टेबल बन गया, मार्केट डिमांड का। ठीक है,
मतलब इस प्राइस पर ए की डिमांड इतनी, बी की डिमांड इतनी, तो टोटल मार्केट डिमांड 3। ऐसे ही ये मार्केट डिमांड आ गई। अब इस डिमांड लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए हम डिमांड कर्व बनाएंगे। डिमांड कर्व क्या होता है? एक कर्व है ना, जैसे हम कोई वक्र बनाते हैं ना, मैं यहाँ एक बना के दिखाता हूँ। ये हमारा डिमांड कर्व ऐसे आता है, डी डिमांड कर्व है, इसको कर्व बोलते हैं। ये बताता है कि प्राइस इतनी है तो डिमांड इतनी होगी, प्राइस कम हो गई, इतनी हो गई, इतनी, तो डिमांड बढ़ के इतनी होगी डिमांड। ये डिमांड कर्व है। जब हम डिमांड शेड्यूल को कर्व बना के, डायग्राम बना के शो कर देते हैं, उसको बेटा हम बोलते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल को, मांग की तालिका को जब हम वक्र बना के, डायग्राम बना के शो कर दे, उसको डिमांड कर्व कहते हैं। जैसे शेड्यूल दो तरह का होता है, इंडिविजुअल एंड मार्केट। इसी तरह से डिमांड कर्व भी दो तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से। ये देखो, देख लो एक बार इसको, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इससे हम डिमांड कर्व बनाने हैं। प्राइस 5 4 3 2 1, क्वांटिटी डिमांड 1 2 3 4, यानी उल्टा संबंध है। एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। तो ये हम डिमांड कर्व बनाने लगे हैं। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस। ठीक है बेटा, इधर हमने प्राइस लिया वर्टिकल एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड को हमने ले लिया। प्राइस टेबल में था ना 5, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स ले लिए। डिमांड भी हमारी 1 2 3 4 5 है, वो पॉइंट्स में हम 5 ले लेंगे। बट डायग्राम को साफ बनाने के लिए मैं दूसरी साइड के पॉइंट्स बाद में लेता हूँ बच्चे। ठीक है, अब डिमांड कर्व बनाते हैं। डिमांड कर्व, क्योंकि प्राइस और डिमांड में उल्टा संबंध है, तो इसलिए डिमांड कर्व हमारा ये उल्टा बनेगा, नेगेटिव स्लोप का। ये डिमांड कर्व है, डी इसको बोल देते हैं। दूसरे एक्सिस पर पॉइंट अब लेते हैं बाद में बच्चे। पहले प्राइस 1 है तो इधर फिर 4 हो गई, इधर ज्वाइन करते जाओ। फिर उनको नीचे ले आओ, इस ढंग से इसको नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर बच्चे ज्वाइन कर दो इसको। और प्राइस 5 पर डिमांड 1 थी, टेबल में देखो 4 प्राइस पर डिमांड थी 2, 3 प्राइस पर थी 3, 2 प्राइस पर थी 4 और 5। तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन गया। इसकी स्लोप नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। ऊपर को बढ़ना पर ये पॉजिटिव स्लोप इसकी नहीं हो सकती, नेगेटिव स्लोप ही होगी। ठीक है, ये इसकी स्लोप नहीं हो सकती हमारा, क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। जो ये हमारा डिमांड कर्व बन गया डी, जिसकी स्लोप नेगेटिव है, जो कि शो करती है कि प्राइस जैसे जैसे फॉल कर रही है, 5 से 4 हुई, 3 हुई, 2 हुई, 1 हुई, डिमांड 1 से 2 से 3 से 4 से 5 होती जा रही है। ये लॉ ऑफ डिमांड है, जो कि इसको हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व से शो कर दिया। ठीक है, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व का ही था, एक ही कंज्यूमर था। अब हम मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे, उसमें 3 कर्व बने हैं, एक कंज्यूमर ए का, एक बी का और एक मार्केट का। ठीक है, इन मार्केट डिमांड कर्व में 3 कर्व बनेंगे, एक ए का, एक बी का और एक मार्केट का। तो इसके लिए हमने देखो 3 कर्व मैंने बना के रखे हैं पहले, ये कंज्यूमर ए का, ये बी का और ये मार्केट का। प्राइस तीनों में 1 2 3 4 5 तीनों कर्व में ले ली। अब तीनों का डिमांड कर्व नेगेटिव बनना है, ये डिमांड को स्ट्रेट लाइन आएगा, यहाँ स्केल यूज़ ही ना कर सकते, तो आपने स्केल के साथ बना डी ए, ये बी का, डी के पैर में बी, यानी कि कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व। तो ये मार्केट का डिमांड कर्व बेटा बनेगा डी, इसको बोल दो या डी एम बोल दो, कुछ भी बोल दो, डी।
तो इधर से इसको ज्वाइन करना है वर्टिकल एक्सिस पे, सॉरी इधर कर्व के साथ, और फिर नीचे ले आना है। वैसे तो एज पर रूल नीचे वाले पॉइंट्स पहले आने चाहिए, कर्व बाद में बनेगा, पर डायग्राम को साफ बनाने के लिए मैंने एक साइड पे पॉइंट्स लेता हूँ, फिर डी डिमांड कर्व बना लेते हैं, बाद में उसको ज्वाइन करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पर पॉइंट्स लेने हैं टेबल में। देखो ए की डिमांड कितनी थी, 1 2 3 4 5, बी की 2 4 6 8 10, ऐसे वही पॉइंट्स लेने हैं जो टेबल में थे। 1 2 3 4 5, बी की थी 2 4 6 8 और 10, और इन दोनों को मिला के मार्केट की डिमांड 3 6 9 12 एंड 15। डायग्राम पर बेटा प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व बन गया। मार्केट डिमांड, सॉरी ये कर्व लिखा हुआ बच्चे, कर्व, ठीक है, राइट। इसके साथ ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया बच्चे। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है व्हाई डज दिस डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ये हमने देखा ना, डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप का है ना, इसकी स्लोप नेगेटिव है, ऐसे इसको कहते हैं नेगेटिव स्लोप। क्यों, ये क्वेश्चन है कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप, की डिमांड कर्व नीचे की ओर झुका हुआ क्यों होता है, ये ऊपर की ओर क्यों नहीं होता, ठीक है। इसका सिंपल रीज़न तो मतलब यही निकलता है ना, इसका नेगेटिव स्लोप का होना, कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है। बट ऐसा क्यों है, क्यों प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, कीमत के कम होने से डिमांड क्यों बढ़ जाती है। इसके ये 5 कारण हमने लिखे। सबसे पहला कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ हमने पूरा करना है, आगे अलग चैप्टर है इसका। मैं अभी आपको सिंपल वे से ये लॉ बताता हूँ और फिर बताऊँगा कि इसके कारण डिमांड का नीचे की ओर क्यों होता है। लॉ ऑफ DMU हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की अगली यूनिट की कंजम्पशन करते जाएंगे, हर अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए बच्चे, आप घर जाते हो, आपको भूख लगी है, दोपहर को कॉलेज के बाद घर जाते हो, तो आपने बहुत भूख लगी थी, पहली चपाती आपने खाई तो आपको ज़्यादा मज़ा आया, दूसरी चपाती से कम मज़ा आएगा, यूटिलिटी मतलब कम मिलेगी, कम तुष्टि गुण मिलेगा आपको, उससे मज़ा कम आएगा, तीसरी से और कम आएगा, है ना। आपकी 3 की कैपेसिटी थी, अब मम्मा कहते हैं 4th चपाती भी है वो ले लो, आप कहोगे नहीं मेरा मन नहीं करता और मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो ये लॉ बताता है कि हर अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती है। अगर यहाँ पर मैं यूटिलिटी ले लूँ ना, मतलब यूटिलिटी मतलब जितना मज़ा आता है, उसको हाइपोथेटिकल कोई वैल्यूज़ दे दूँ कि पहली चपाती से 10 यूटिलिटी मिली, आगे जाके 8 मिली, 6 मिली, 4 मिली, ठीक है, हर अगली चपाती से कम यूटिलिटी मिलनी है। ये क्लियर हो गया। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटते सीमांत तुष्टि गुण का नियम। मतलब ये लॉ ये बताता है कि एक उपभोक्ता जैसे जैसे और चीज़ों का उपभोग करेगा, हर अगली चीज़ से मिलने वाला जो तुष्टि गुण है वो पिछली के मुकाबले कम होगा, ठीक है। ये है लॉ ऑफ DMU। अब इसके कारण डिमांड कर्व स्लोप नेगेटिव क्यों होता है, यानी कि इसके कारण प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती क्यों है, ये हमने डिस्कस करना। अब देखो, अब ये बात तो क्लियर होगी ना कि जैसे जैसे हम कमोडिटी की और यूनिट की कंजम्पशन करेंगे, हमें उससे यूटिलिटी कम मिलनी है, ठीक है। तो अगर हर अगली चीज़ से यूटिलिटी कम मिलनी है तो अगली चीज़ हम तभी खरीदेंगे अगर उसकी प्राइस कम होगी,
प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, अदरवाइज़ डिमांड नहीं बढ़ेगी। एक और मैं सिंपल चीज़ आपको समझाता हूँ। मान लीजिए बच्चे, आप डेली मैंगो शेक पीते हो और डेली 1 kg मैंगो आप खरीदते हो। अपने घर के बाहर को जो सब्जी वाला है, फ्रूट्स वाला है, उससे डेली 1 kg मैंगो खरीदते हो। वो आपको 1 kg मैंगोज देता है 60 रुपीज़ पर kg के हिसाब से, ठीक है। डेली 1 kg आप खरीद रहे हो। एक दिन वो आपको कहता है, बेटा मेरे पास ना 2 किलो एप्पल पड़े हैं, आप 2 किलो ले जाओ। आप सोचते हो कि दूसरा किलो एप्पल तो हमें चाहिए, 2 किलो मैंगोज पड़े हैं, दूसरा kg मैंगोज तो हमें चाहिए ही नहीं, तो क्या करूं? आप कहते हो चलो कोई नहीं, गेस्ट आएंगे, उनके लिए खाने के बाद मैंगोज खा लेंगे, डिनर करने के बाद, चलो दे दो अंकल, पर मैं तभी खरीदूंगी क्योंकि मुझे चाहिए तो नहीं, मैं तभी ये मैंगो दूसरे kg ये मैंगोज खरीदूंगा अगर प्राइस कम करके आप 50 रुपये लगा लेते हो तो आप 2 किलो दे दो। यानी कि क्योंकि अगले kg मैंगो से दूसरे किलो जो एक्स्ट्रा मैंगोज़ हैं, अगले यूनिट ऑफ मैंगो से यूटिलिटी कम मिलनी है, इसलिए अगला मैंगोज़ आप तभी खरीदोगे जब प्राइस कम होगी। यानी कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, यही लॉ ऑफ डिमांड है ना। तो ये बताता है क्यों प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अगले मैंगो से, अगली चीज़ से यूटिलिटी कम मिलनी है। लॉ ऑफ DMU ने हमें बताया है अगली चीज़ से यूटिलिटी कम मिलनी है, तो इसलिए अगली चीज़ हम तभी खरीदेंगे अगर प्राइस कम होगी, ठीक है। पहला रीज़न क्लियर हो गया। सेकंड है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट के कारण भी प्राइस के फॉल करने से डिमांड बढ़ती है। इनकम इफेक्ट का कैसे है बेटा? जब भी कमोडिटी की प्राइस कम होती है ना, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम के बढ़ने से वो डिमांड बढ़ा देता है। बात समझ नहीं आई होगी, है ना। मान लो आपके पास है टोटल 50 रुपीज़ है, आप पेन खरीदते हो, पेन की प्राइस जो है वो 10 रुपये है। आप कितने पेन बेटा डिमांड कर सकते हो? 5 50 रुपये के साथ। अब आपकी इनकम, ये इनकम है, इनकम 50 रुपये ही रही, पेन की प्राइस फॉल करके 5 रुपये हो गई, तो अब आप उसी पैसे से, उसी 50 रुपये से 10 पेन खरीद सकते हो क्योंकि आपकी रियल इनकम बढ़ गई, है ना। तो प्राइस के फॉल करने से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है, मतलब अब वो उतने ही पैसे के साथ ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है। तो इसलिए भी प्राइस के कम होने से जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। और इसी तरह से अगर प्राइस बढ़ जाए, प्राइस मान लीजिए पेन की होगी 25 रुपये हो गई, पैसे उतने ही हैं, तो कंज्यूमर की रियल इनकम कम होगी, अब उतने ही पैसे के साथ वो सिर्फ 2 पेन खरीद सकता है। यानी कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो गई, ठीक है ना। देखो, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ गई, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो गई, उल्टा संबंध। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को शो करता है, यानी कि क्यों प्राइस के फॉल करने से डिमांड बढ़ती है। तीसरा रीज़न है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण भी प्राइस के कम होने से जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। एक मिनट इसको रब कर लूँ। तीसरा रीज़न आपको समझाता हूँ कि क्यों प्राइस के फॉल करने से डिमांड बढ़ती है, वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? हमारा क्वेश्चन पता ना क्या चल रहा है कि प्राइस के फॉल करने से डिमांड क्यों बढ़ जाती है। इसका थर्ड रीज़न बता रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखो, मान लीजिए 2 चीज़ें हैं, एक कोक है और एक पेप्सी है। मान लीजिए इन दोनों की प्राइस जो है ना, कोक और पेप्सी की दोनों की प्राइस है 20 रुपये की है ना। अगर प्राइस 20 रुपये की है तो आप डिमांड कर रहे हो इनकी
क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे डिमांड कर रहे हैं कोक की और 50 पेप्सी की, ठीक है। टोटल 100 चीज़ें ये बिकती हैं, 50 बच्चे पेप्सी, 50 बच्चे कोक। अब ये कोक की प्राइस 20 रुपये से कम होके हो गई 10 रुपये। अब कोक की प्राइस के 10 रुपये होने से इसकी डिमांड 50 से बढ़कर 100 हो जाएगी। इसकी प्राइस के कम होने से डिमांड इसलिए बढ़ गई क्योंकि पेप्सी के कंज्यूमर इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे अब, है ना। क्योंकि कंज्यूमर की टेंडेंसी है ना कि वो सस्ती कमोडिटी को लेगा, महंगी कमोडिटी को छोड़ देगा। अब अगर कोक 20 की बजाय 10 रुपये की हो गई तो पेप्सी को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कोक की जगह पेप्सी की जगह पर कोक को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो इस कारण से भी पेप्सी की प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो बताता है कि कोक की प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि लोगों ने पेप्सी को सब्स्टिट्यूट कर लिया कोक की जगह पर। ठीक है, आप सोच के देखो बेटा, पेप्सी और कोक इस समय दोनों 10 रुपये की 20 रुपये की हैं। आधे बच्चे क्लास के पेप्सी पीते हैं, आधे कोक पीते हैं। अब कोक 10 रुपये की हो गई तो पेप्सी वाले जो कंज्यूमर है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, पेप्सी की जगह कोक पिएंगे, क्योंकि कोक अब 20 से कम होकर 10 रुपये होगी। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसके कारण भी प्राइस के फॉल करने से डिमांड बढ़ती है। फोर्थ रीज़न है डिफरेंट यूजेस, कि प्राइस के कम होने से डिमांड इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि उसके डिफरेंट यूजेस शुरू हो जाते हैं कमोडिटी के। जैसे मिल्क है, मिल्क इस समय मान लीजिए है, मिल्क की प्राइस है ₹80 पर लीटर मान लो, ठीक है। तो हम इसको चाय के लिए यूज़ करते हैं। अब मिल्क की प्राइस जो है 80 रुपये से कम होके हो गई 50 रुपीज़ पर लीटर हो गई मान लो। तो हम क्या करेंगे, कोक दूध से पहले चाय बनाते थे, अब शेक भी बनाएंगे, मिल्क शेक बनाएंगे, उससे आइसक्रीम बनाएंगे, है ना। पहले कोई गेस्ट आता है उसको चाय देते थे, अब शेक देंगे हम उससे कर्ड भी बनाएंगे, हम उससे बटर भी बनाएंगे, जिससे उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि प्राइस के फॉल करने से डिमांड क्यों बढ़ती है, क्यों बढ़ी? क्योंकि प्राइस के फॉल करने से उस कमोडिटी को हम दूसरे चीज़ों में भी यूज़ करेंगे, जिससे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर प्राइस बढ़ जाए तो हम सिर्फ ज़रूरी काम के लिए मिल्क को यूज़ करेंगे। जैसे टमाटर की प्राइस या प्याज की प्राइस अगर बढ़ जाए तो हम सैलेड में टमाटर और प्याज नहीं खाएंगे फिर, है ना। तो उससे डिमांड कम हो जाएगी। डिफरेंट यूजेस। अगला है चेंज इन साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। इस कारण से भी जो डिमांड जो है वो प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। मैं इसको रब कर लूँ। चेंज इन साइज ऑफ 5वां पॉइंट कंज्यूमर ग्रुप, कि जब प्राइस कम होती है ना तो कंज्यूमर जो उसको यूज़ कर रहे हैं उनका नंबर, उनका ग्रुप जो जितने थे वो बढ़ जाता है। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ बेटा। अच्छा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा है कि डिमांड कब नेगेटिव स्लोप का क्यों होता है, कि प्राइस के कम होने से डिमांड क्यों बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम क्यों होती है ना। अब देखो, देसी घी है, क्या प्राइस है उसकी, मान लीजिए 700 रुपये पर किलो है ना। और शहर के 100 फैमिलीज इसको खरीद रही हैं, मतलब कितना साइज़ है, ग्रुप कितना है, 100 फैमिलीज़ का। अब यही मिल्क देसी घी मान लीजिए 500 रुपये का हो जाता है पर केजी। तो कई फैमिलीज़ जो पहले नहीं खरीद रही थी अब खरीदना शुरू कर देंगी। तो पहले 100 फैमिलीज़ खरीद रही थी, अब मान लीजिए 250 फैमिलीज़ ने खरीदना शुरू कर दिया। तो कंज्यूमर ग्रुप का साइज़ बढ़ गया ना, पहले 100 का साइज़ था अब 250 का। तो ऑटोमेटिकली डिमांड प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ गई। इसी तरह से अगर ये देसी घी 700 की बजाय 800 का हो जाए
तो पहले 100 फैमिलीज खरीद रही थी, अब कुछ फैमिलीज छोड़ देंगी, अब सिर्फ 70 फैमिलीज ही उसको ख़रीद रही हैं, तो डिमांड प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो गई। तो इस कारण से भी प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप का डिमांड कम होता है। ये आगे वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अगला है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस होता है अपवाद, मतलब किन चीज़ों पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है ना। जनरली तो क्या है कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है ना, बट कुछ केसेस में प्राइस के कम होने से डिमांड कम हो जाती है, ये अपवाद है। जिन की कुछ केसेस हैं ये 4 जिन पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता। पहला है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, दिखावे की वस्तुएं। ठीक है, इनमें भी प्राइस के कम होने से डिमांड कम हो जाती है। मान लीजिए आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन क्या होती है कि जो दिखावा है, जिससे रिचनेस शो होती है लोगों की, लोग अपने आप को दूसरों से बढ़िया कहते हैं। बच्चे ये ना वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं इसको अगले टॉपिक में कवर करूँगा अगले लेक्चर में। ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर, खूब पढ़ो बच्चे।